जेंटलमैन, वक्त हो चला है आज के स्विच बुलेटिन का। मेरा नाम है सिमरन और मैं हूँ गरिमा। अक्टूबर का महीना चल रहा है, त्योहारों का मौसम है और अभी नवरात्रि चल रही है। ऐसे में अगर आप स्विच बुलेटिन देख रहे हैं तो एक चीज तो पक्की है, आपको हमारी रिपोर्ट्स का फ्लेवर भाने लगा है। स्विच बुलेटिन के अलावा अगर आपका मन करे और भी स्विच के रिपोर्ट्स देखने का तो आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। कमिंग बैक टू त्योहार, नवरात्रि में हर जगह पंडाल लगे हैं, लाइट्स हैं, बढ़िया खाना पीना है, लेकिन अब नवरात्र भी खत्म होने वाली है। पर वो बचपन में हमने पढ़ा था ना कि इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, तो इसके बाद है दशहरे की बारी। और दशहरे के नाम से आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? रावण के पुतले। रावण से याद आया, गरिमा, क्या तुमने कभी अपने शहर में ऐसी कोई मार्केट देखी है जहां सिर्फ रावण के रेडीमेड पुतले मिलते हो? नहीं, मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। पर हमारी टीम का वैभव यूनिक स्टोरीज खोजने में माहिर है। उसने दिल्ली में एक ऐसा मार्केट खोज निकाला है जिसे रावण का मार्केट कहते हैं। वहां हर जगह रावण के ही पुतले मिलते हैं। अब मैं और कितनी भूमिका बांधूं, अब डायरेक्टली वैभव की रिपोर्ट देख लीजिए। वे रावण को पुष्प अंदाज दे दिया आपने, झुकेगा नहीं यार। आप बड़ा मेहनत से इसको बना रहे हैं, तभी दुख होता है कि 30 सेकंड में पूरी मेहनत भस्म हो जाएगी। नहीं भस्म क्या, वो तो देखो जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, बाकी हमारी तो रोजी रोटी इसी से चल रही है। खुशी होती है उसे लेकिन आते हैं हम, जैसे अपना काम कर रहे हैं, सबसे पहले पैर छूते हैं रावण के। हम तो कीमत कितनी रहती है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का धड़ बिकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा रावण कितने का रहता है? पूरा रावण ही 20,000 का है। सर, एक मैसेज लिखना चाहता हूँ पब्लिक के लिए मैं, कि सीता जी तो एक बहाना था, मुझे राम जी के हाथों मुक्ति को पाना था। एक रावण एक और दिखाया, इसकी 3 मूछें हैं, 3 लेयर की मूछें हैं। हाँ, ये 3 मूछ का है और उसके ये दांत वात लगा रखे हैं, फिर 3D में बनाया इसको मैंने। पलके, इसकी पलकों की भी डिजाइनिंग। हाँ, फिर इसके ऊपर तिलक वगैरह लगा के आईब्रो वगैरह सब बनाई है। ये मूछों का डिजाइन कहाँ से जहन में आया? ये अलग अलग हर साल मैं अलग यूनिक बनाता हूँ। कोई डॉन नंबर 1। डॉन नंबर 1, ये शानदार। एक हमें लग रहा है कि यहीं पे रुक जाऊँ तो कुछ और आइडियाज मिल जाएंगे बड़े अच्छे अच्छे। एक ये भैया एक और मेरे को बताइए, थोड़ा पीछे नीचे नीले रंग का मेरे को दिख रहा है, ये लोग रंग के हिसाब से भी देखते हैं क्या? ये मेघनाथ ये है, रावण कौन सा होगा? नहीं ऐसा क्या मेघनाथ है, वो तो बस ये कि जैसे 3 का सेट ले लिया इन्होंने, बीच में रावण, इस साइड में मेघनाथ, तो एक वो कुंभकर्ण बस। कलाकारी कहाँ सीखी जाती है? ये कलाकारी क्या है, हमारे दादा से लेके हम सब खानदानी काम ये है हमारा, पेंटिंग का ही। अब ऐसे मैंने सुना द्वारका में इस बार सबसे ऊंचा 211 फीट का रावण लगाया गया है, तो कभी आपको मन में आता कि मैं ऐसे ऊंचा बनाऊंगा? इतने बड़े रावण हम बनाते नहीं, क्योंकि हमने ना एक रावण तो बनाना नहीं, एक रावण बनाने में 3-4 महीने लग जाते हैं। उसमें कितने मिलेंगे? 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उससे तो हम इधर ही कमा लेंगे ऐसे ही। पटाखे डालेंगे? हाँ, पटाखे डालेंगे। पटाखे तो बैन है। अरे भाई साहब, बैन तो होते ही फिर चलते हैं सब कुछ। पटाखे चलेंगे कैसे? अब देखिए मेरे सामने बड़ा शानदार नज़ारा है। अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के रावण बने हुए हैं, किसी का मुकुट अलग है, किसी का रंग अलग है, किसी के हाथ में हथियार अलग हैं। जिसका भी रंग, जिसके के भी हथियार आपको पसंद आए, जिसका भी सुडौल शरीर अच्छा लगे, आपको रंग अच्छा लगे, जिसको भी आपको रावण बनाना हो, जिसको भी आपको मेघनाथ बनाना हो, जिसको भी आपको कुंभकर्ण बनाना हो, वो आप उसके चेहरा पहचान लीजिए, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और दशहरे के दिन उसका दहन कर दीजिए। बड़े अलग अलग तरह के रावण यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कलाकारी कहाँ सीखी जाती है? ये कलाकारी क्या है, हमारे दादा से लेके हम सब खानदानी काम यही है हमारा, पेंटिंग का ही। मैं देख रहा हूँ, जैसा लिख रहे हैं, आपका हाथ बहुत सजा हुआ है इसको बनाने के लिए। बचपन से अगर पापा करते थे, साथ साथ मतलब ये काम करते थे, तो स्कूल से आने के बाद लगे रहते थे। कलम पता नहीं कब हाथ चले कब नहीं, कुछ नहीं पता लगा, काम आ गया बस। क्योंकि मेरे दादा करते, मेरे ताऊजी, मेरे चाचा, मेरे मामा, मैं, मेरी बेटी मेहंदी आर्टिस्ट है। कलाकारी तो सब में आ गया है। थोड़ा बस खून में है।
लेकिन ये तो शायद 3-4 महीने का काम रहता होगा, बाकी 12 महीने क्या क्या रहता है काम? हमारे स्कूलों का काम चलता है, पेंटिंग का, आर्ट वर्क सारा। जैसे स्कूलों के गाँव में जाके स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, वो काम करते हैं। अब जो आंगनबाड़ी होगी, स्कूल हो गया, जैसे कार्टून वगैरह बनते हैं, कुछ स्लोगन को लिखने पड़ते हैं, फिर फ्रीडम फाइटर जो बनते हैं उन पर ये चीज़ें। ट्रक वाले भी जो लिखते हैं? नहीं, ट्रक का काम हमारा नहीं, हम स्कूल में पेंटिंग करते हैं। स्कूल में प्रॉपर दीवारों पे जो सरकारी कामकाज में भी काम ज़्यादा करते हैं। और एक फॉन्ट भी जो दिख रहा है मेरे को, ये सरकारी वाला फॉन्ट ही है थोड़ा। आपको जो दीवारों पे सर्व शिक्षा अभियान और ये सब जो अभियानों वाले आपको दिख जाते हैं, ये फॉन्ट अगर देखेंगे तो थोड़ी तो मेरे को रिजेम्बलेंस नज़र आ रही है, जब भैया ने बताया है। खंडेलवाल जी, रावण खरीदना है आप? हाँ जी। कहाँ से? पटेल नगर से। कौन से टाइप का रावण सोच रहे हैं? 50 फुट वाला। 50 फुट वाला कितनी, आपको क्या अंदाजा लगा कितने का बिकता है? अब यहाँ तो रेट है, कोई 400 रुपये फुट बोल रहा है, कोई 500 रुपये फुट बोल रहा है। अब हम देखते हैं कस्टमर हैं, क्या बात होती है, उसके बाद लेते हैं। तो आपके किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट या कुछ है या अपने? हमारा 50 साल से रावण लगता है DMS रोड पे, तो वहीं पे लगाएंगे। तो किस टाइप का लेने आए हैं? 50 फुट का जो अच्छा लगेगा वो ले जाएंगे। कोई ऐसा है मन में? हाँ, इस टाइप के देख रहे हैं। पटाखे डालेंगे? हाँ, पटाखे डालेंगे। पटाखे तो बैन है। अरे भाई साहब, बैन तो होते ही, फिर चलते तो सब कुछ ही। पटाखे चलेंगे कैसे? लेकिन देखिए बैन है पोल्यूशन के कारण, तो हर साल रहता है। लेकिन फिर वो तो सरकार ने तो बैन लगा रखा है, तो पटाखे कहाँ से मिलेंगे? ग्रीन पटाखे ले लेंगे भाई साहब, सदर में मिल जाएंगे पटाखे। मिल रहे हैं पटाखे सदर में? पटाखों के बिना तो रावण नहीं चलता। नहीं, पटाखों के बिना रावण में क्या मजा आएगा। त्योहारों का मतलब है खुशियां, और भारत के तमाम घरों में जिन्होंने खुशियां फैलाई हैं उनका अब निधन हो गया है। मैं बात कर रही हूं पद्म विभूषण रतन टाटा की। आप और मैं भले ही उनसे ना मिले हों, पर उन्होंने किसी न किसी तरीके से हमारी जिंदगियों को जरूर छुआ है। इंडियन बिजनेस की दुनिया में वो एक नामी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पर पूरी दुनिया में वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जाने जाते थे। आज दिन भर रतन टाटा के बारे में काफी चीजें सर्च की गई हैं, लेकिन उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जिन्हें आप जरूर जानना चाहेंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सोनी कोमिसरांट के बेटे थे। 10 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। उन्हें उनकी दादी नवजबाई टाटा ने JNPT पारसी ऑर्फनेज के माध्यम से उन्हें गोद लिया था। रतन टाटा अपने सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ बड़े हुए हैं। नोएल टाटा जो नवल टाटा और उनकी दूसरी वाइफ साइमोन टाटा के बेटे हैं। 1962 में रतन टाटा ने टाटा सन्स ज्वाइन किया था। वहां उन्हें ग्राउंड लेवल का काम दिया गया, जिसकी मदद से उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को अच्छे से समझा। 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया था। उस वक्त कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। नेल्को का मार्केट शेयर सिर्फ 2% था एंड लॉसेस वे 40% ऑफ द सेल्स। रतन टाटा ने JRD टाटा को सजेस्ट किया था कि कंपनी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बदले हाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहिए। JRD टाटा ने रतन टाटा का सुझाव माना और 1972 से लेकर 1975 के बीच नेल्को का मार्केट शेयर 20% हो गया और नुकसान भी पूरा हो गया। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और 1977 में एक यूनियन स्ट्राइक हुई। 7 महीने बाद ये स्ट्राइक खत्म हुई और आखिरकार नेल्को बंद हो गया। मतलब ये हुआ कि जीतने के बाद भी रतन टाटा हार गए। फिर JRD टाटा ने उन्हें 1977 में एम्प्रेस मिल्स का जिम्मा दिया, जो एक टाटा कंट्रोल टेक्सटाइल मिल थी, लेकिन यहाँ भी उन्हें नुकसान हुई। रतन टाटा ने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें कंपनी से कोई सहायता नहीं मिली। लास्ट में ये मिल 1986 में बंद हो गया। इस फैसले से रतन टाटा निराश हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर उस वक्त उन्हें 50 लाख रुपए मिल जाते तो कंपनी लाभ में आ जाती और बंद नहीं होती। ये उनकी दूसरी निरंतर हार थी, लेकिन JRD टाटा उन पर विश्वास बनाए रखे। 1981 में उन्हें टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनीज का चेयरमैन बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने नए तरीके की तकनीकी और रिसर्च पर जोर दिया। इसका फायदा कंपनी को होने लगा। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। इसके बाद उन्होंने पुराने डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की जगह नए युवा लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया था। टाटा सन्स रतन टाटा के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ने लगा। रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक पब्लिक कॉर्पोरेशन बन गया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने अपना विजनरी
जनवरी टाटा इंडिका लॉन्च किया। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा के अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस ग्रुप को सफलता से एक्वायर किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमिनियम एंड स्टील मैन्युफैक्चरर था। इसके बाद रतन टाटा इंडियन बिजनेस वर्ल्ड के एक आइकन बन गए। 1998 में रतन टाटा ने अपनी कंपनी की पहली कार लॉन्च की थी, टाटा इंडिका। 1998 में लॉन्च हुई, जो भारत की पहली डीजल इंजन वाली हैचबैक कार बनी, बेसिकली पैसेंजर कार। टाटा इंडिका के 25th एनिवर्सरी पर रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लिखा, 25 साल पहले टाटा इंडिका के लॉन्च ने भारत के अपने इंडिजिनस पैसेंजर कार इंडस्ट्री को जन्म दिया था। ये यादें मेरे लिए बहुत ही सुखद है और मेरे दिल के काफ़ी करीब और ख़ास है। आज भी ये कार मेरे लिए अच्छी यादों का खजाना है और मेरे दिल में इस कार के लिए एक खास जगह है। आपको बता दें कि रतन टाटा एक बहुत बड़े कार एंथुसियास्ट भी थे। धीरे धीरे वक्त बदल गया। रतन टाटा को कार मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान होने लगा। उन्होंने अपनी कार कंपनी बेचने का फैसला किया। 1999 में वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका फोर्ड के पास गए। टाटा ग्रुप के एक सीनियर अधिकारी ने रतन टाटा और उनके टॉप ऑफिशियल्स के फोर्ड ऑफिशियल्स के साथ हुई बात को, एक मीटिंग को याद करते हुए कहा, उन्होंने कहा, फोर्ड के ऑफिशियल्स ने उन्हें कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम पैसेंजर कार सेगमेंट में आ ही क्यों। उन्होंने कहा कि टाटा की कार कंपनी खरीद कर वो हमारा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को चुभ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी कार कंपनी में और भी ज्यादा निवेश किया और 9 साल बाद टाटा ग्रुप ने फोर्ड के बड़े ब्रांड्स जैसे जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। रतन टाटा वाज अ मैन हु टुक रिस्क। अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं डिसीजन सही या गलत देखकर नहीं लेता, मैं डिसीजंस लेकर उसे सही करता हूँ। रतन टाटा ने एक और सपना देखा था कि भारत का हर व्यक्ति कार में सफर करे। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की कार लॉन्च की, जिसे टाटा नैनो का नाम दिया। उन्होंने अपने सपने को 10 जनवरी 2008 को नैनो कार के उद्घाटन से पूरा किया। इसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय परिवारों को बच्चों के साथ स्कूटर पर भीगते हुए या गर्मी झेलते हुए अक्सर रास्ते में देखा करता था। यही असल में मुझे ऐसी कार बनाने की प्रेरणा मिली थी। द मैन ऑफ वर्ड्स, प्राइड एंड ऑनर, श्री रतन नवल टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी पूरी जिंदगी हर किसी के लिए एक मिसाल है। He was one of the greatest philanthropists and industrialists India could ever have. गरिमा, रतन टाटा जितने बड़े दानी थे उतने बड़े ही डॉग लवर। एक बार उन्हें किंग चार्ल्स III ने बकिंगहम पैलेस इनवाइट किया था, पर रतन टाटा उनसे मिलने नहीं जा पाए क्योंकि उनके पेट डॉग की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, और इसी डॉग लव की वजह से वो अपने सबसे यंगेस्ट फ्रेंड शांतनु नायडू से भी मिले। शांतनु के लिए रतन टाटा उनके लाइट हाउस थे। कैसे मिले रतन टाटा अपने सबसे यंगेस्ट फ्रेंड से, जानिए हरीम के इस रिपोर्ट में। तो कौन है शांतनु नायडू और कैसे हुई थी उनकी और रतन टाटा की गहरी दोस्ती? शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे में एक मिडिल क्लास तेलुगु फैमिली में हुआ था। 30 साल के शांतनु फिलहाल मुंबई में रहते हैं। उनके पिता टाटा मोटर्स में काम करते थे, जिससे शांतनु का बचपन से ही टाटा ग्रुप के साथ एक जुड़ाव था। शांतनु ने 2014 में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद कॉर्नेल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया। लेकिन उनका दिल हमेशा सोशल सर्विस और दूसरों की मदद करने में लगा रहता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही कुछ ऐसा किया जिससे उन्होंने रतन टाटा के दिल में जगह बना ली। दरअसल शांतनु एनिमल लवर हैं, डॉग लवर हैं। उन्हें स्ट्रीट डॉग्स की जिंदगी देखकर बड़ा अफसोस होता था। आए दिन स्ट्रीट डॉग्स रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ये बात शांतनु को बहुत चुभती थी। इस मुद्दे को लेकर वो इतना रेस्टलेस हुए कि उन्होंने एक बेहतरीन इन्वेंशन कर डाला। उन्होंने डॉग्स के लिए रिफ्लेक्टर कॉलर बनाया, जिसे कुत्तों के गले में पहनाया जाता है ताकि रात में गाड़ी चला रहे लोग उन्हें आसानी से देख सके और हादसों से बचा सके। उनकी इस छोटी सी कोशिश ने बड़ी सफलता हासिल की और उन्होंने इसे मोटो पॉज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत शुरू किया। Now Ratan Tata, a fellow dog lover, took notice of Naidu's initiative and eventually became an investor. यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। शांतनु की लीडरशिप में मोटोपॉज तेजी से एक्सपैंड करने लगी। It introduced innovations like sensor-based anti-poaching devices for tigers and reflective dog collars made from recycled materials. रिपोर्ट्स के मुताबिक शांतनु के इन एफर्ट्स से एनिमल रिलेटेड एक्सीडेंट सिग्निफिकेंटली कम हुए और देश भर में लोग उन्हें जानने लगे। इस दौरान उनकी रतन टाटा से बातचीत होती रहती थी। फिर 2021 में नायडू फाउंडेड गुड फेलोज। ये वो स्टार्टअप है जो इंडिया में अकेले रहने वाले एल्डरली इंडिविजुअल्स को कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
It recognizes the social isolation many elders face और companionship और support services के जरिए उनकी quality of life improve करने में मदद करता है। गुड फेलोज के कॉन्सेप्ट को देश भर में खूब अप्रिसिएशन मिला। तो रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं थी। दोनों के बीच बड़ा एज डिफरेंस होने के बावजूद दोनों की सोच और इंसानियत ने उन्हें और करीब ला दिया। शांतनु ने रतन टाटा के लिए उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैनेज किया। शांतनु के हार्ड वर्क, ईमानदारी और सादगी ने रतन टाटा के दिल में खास जगह बना ली। शांतनु ने अपनी दोस्ती और एक्सपीरियंसेस पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है आई केम अपॉन अ लाइट हाउस। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने रतन टाटा के साथ वक्त बिताया और उनसे बहुत कुछ सीखा। बुक में लिखा है कि शांतनु को रतन टाटा ने एक खास सलाह दी थी कि सपने देखो, लेकिन वो सपने ऐसे हों जो सोसाइटी की भलाई के लिए हों। आगे बढ़ते हैं और बात भारतीय राजनीति की करते हैं। देश में अब 2 राज्यों में 2 नई सरकारें बनने जा रही है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार, लेकिन जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद चुनाव हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। पर गरिमा, अब उमर अब्दुल्ला के वादों का क्या होगा? दरअसल जम्मू कश्मीर को अब सरकार मिलने जा रही है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए, अब वो वादे निभाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसमें सबसे पहला है पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। लेकिन क्या बदलेगा इससे, समझते हैं स्विच टीम के सैयद सोबान की रिपोर्ट से। जम्मू और कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हुए और जनता ने एक गठबंधन को मैंडेट दिया है। अब विधानसभा का गठन होगा और मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने चुनावी वादों में कहा था कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार बनते ही दिलाया जाएगा। यही बात कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कही थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसके साथ ये भी कहना था कि आर्टिकल 370 और 35A को भी रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला की प्रायोरिटी जो है वो स्टेटहुड की है, यानी जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए। जब तक आर्टिकल 370 लागू था तो राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था, लेकिन केंद्र ने अब आर्टिकल 370 को निरस्त किया तो जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। अब जम्मू और कश्मीर में वहां की रीजनल पार्टी तो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य में बदलने का फैसला जो है वो केंद्र के हाथ में ही होता है। यहाँ की जो विधानसभा होती है इस पर कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन अगर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो क्या बदल जाएगा वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की सरकार के लिए, समझते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशनल कंट्रोल की बात करें तो देश में जो यूटीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पुलिस और कानून केंद्र के अधीन ही काम करती है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो राज्य सरकार के अधीन ये काम आ जाता है और इससे होगा ये कि कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार के पास आ जाती है और केंद्र का जो इंटरवेंशन होता है वो इसमें न के बराबर होता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकारों के पास कुछ विशेष क्षेत्रों में ही कानून बनाने का अधिकार होता है। पूर्ण राज्य का दर्जा जब मिल जाता है तो वहाँ पर राज्य सरकार हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए कानून बना सकती है, चाहे वो पुलिस से जुड़ा हुआ कानून हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो या फिर लोक व्यवस्था से जुड़ा हुआ कानून हो। जब तक एक राज्य के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होता है तो उपराज्यपाल के पास ही हर एक छोटे बड़े फैसले के लिए जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकते हैं। इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो उपराज्यपाल होते हैं उनके पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है। पूर्ण राज्य बनने पर हर काम की अनुमति उपराज्यपाल से लेने की जरूरत नहीं होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि केंद्र शासित प्रदेश होने की स्थिति में केंद्र से वित्तीय सहायता यानी कि जो फाइनेंशियल एड होती है वो मिलती है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर राज्य को केंद्र से सीधे ग्रांट या फिर एड लेने की जरूरत नहीं होती है। इसके बदले इसे वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन से वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल एड मिलने लगती है। जब कोई यूटी पूर्ण राज्य में तब्दील होता है, बदल जाता है, तो उपराज्यपाल का संवैधानिक अधिकार कम हो जाता है और उपराज्यपाल के बजाय वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान में भी उन्होंने इस बात को कहा है और राज्यपाल सिर्फ औपचारिक भूमिका निभाते हैं यहाँ पर, जैसे कि बाकी के राज्यों में होता है। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अगर कोई भी मतभेद होता है तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर ऐसे मतभेद सीधे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही रहते हैं।
पूर्ण राज्य बनने पर राज्य सरकार को अपनी पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स उनके होते हैं वो स्वतंत्र रूप से लागू करने की उनके पास शक्ति हो जाती है, वो मिल जाता है उनको, जिससे डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। सरकारें जनता की ज़रूरत के हिसाब से ही पॉलिसीज़ बनाती है। तो जम्मू और कश्मीर के केस में अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ही आसानी से जो सरकार नियुक्त करेगी, सरकार बनाई जाएगी। उमर अब्दुल्ला जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन वाली, तो उसके हिसाब से नए पॉलिसीज बनेंगे, वहाँ के लोगों के हिसाब से उसको लागू करने में आसानियाँ होंगी। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो काम के अप्रूवल के लिए केंद्र और उपराज्यपाल के पास नहीं जाना पड़ता है, काम तेजी से होने लगते हैं। राज्य सरकारें अपने नागरिकों की ज़रूरत के हिसाब से ही योजनाएं और नीतियां बना सकती हैं। यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पूर्ण राज्य का जो दर्जा देने की जो मांग है वो लगातार उठती रही है। और अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला की भी अब यहाँ पर प्रायोरिटी है कि जो स्टेटहुड है वो जम्मू और कश्मीर को दिलाया जाए। चाहे दशहरे की बात हो या भारत की राजनीति की, स्ट्रेट और टू द पॉइंट न्यूज लाना हमेशा हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रही है। तभी तो इस बुलेटिन का नाम है स्विच बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम दिन भर के ट्रेंडिंग खबरों को एक्सप्लेनर्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स की फॉर्म में डिटेल में समझाते हैं। और आधे घंटे के इस स्विच बुलेटिन में हम आपको अपनी इन डेप्थ रिपोर्ट्स का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाते हैं। ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर्स, शॉर्ट फिल्म्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए कीप वॉचिंग स्विच।